हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम लोग लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता ही पूछता है और आपके दैनिक जीवन में भी इसकी बहुत भूमिका होती है। इसको इंडिया के सब लोगों को पता होना चाहिए और वो टॉपिक आपका है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, मूल या मौलिक अधिकार। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से आया, किस अनुच्छेद में है, मूल अधिकार को बचाने वाला रक्षक कौन होता है, कहां पे हम अपने मूल अधिकार को बचा सकते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूल या मौलिक अधिकार। देखो, मूल या मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। और ये जरूरी किसके लिए होता है बाबू? किसी व्यक्ति के लिए जरूरी होता है, किसी सरकार के लिए नहीं होता, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, मूल अधिकार वो होते हैं जो आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता देते हैं। मूल अधिकार अगर आपके समाप्त कर दिए जाएंगे तो आपकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। जैसे आप जेल जाते हैं, जेल में आपके मूल अधिकार सब समाप्त कर दिए जाते हैं। तो जेल में आपको मोबाइल नहीं मिलेगा चलाने के लिए, जेल में आपको कहीं घूमने के लिए भारत भ्रमण की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तो आपकी जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। तो अगर आपके मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाए तो आप जेल में न रह के भी आपकी जिंदगी जेल से भी बदतर हो जाएगी। तो ये किसी व्यक्ति के लिए होते हैं। और मूल अधिकार जो होता है यह किनके लिए? न कि जनता के लिए होता है और न कि सरकार के लिए होता है। समझ में आ रही बात? ये जनता और सरकार के लिए न किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए होता है। मान लीजिए हम कोई व्यक्ति हैं तो हमारा कोई मूल अधिकार होगा, ठीक है, वो किसी सरकार का नहीं होगा, वो किसी जनता का नहीं होगा, वो किसी व्यक्ति का होगा। तो मूल अधिकार का संबंध किससे होता है? किसी व्यक्ति से होता है। अब हम समझते हैं कि यह मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था। तो बाबू यूएसए से लिया गया था। यूएसए समझते हैं ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। समझ में आया? तो यहां पे एक चीज और समझते हैं कि जब मूल अधिकार होगा तो किसी न किसी भाग में रखा गया होगा। तो जब भाग में रखा गया तो भाग 3 में रखा गया। बाबू किस में रखा गया? भाग 3 में रखा गया था। किसको? मूल अधिकार को। तो भाग 3 में रखा गया तो किसी न किसी आर्टिकल में रखा गया होगा। तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। मूल अधिकार का वर्णन है बाबू किसमें? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का अलग अलग क्राइटेरिया बना के रखा गया। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था बाबू? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। पूछेगा कि मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में रखा गया है बाबू? तो भाग 3 में रखा गया है। समझ में आया? तो भाग 3 में रखा गया और अनुच्छेद पूछ दे कि संपूर्ण मूल अधिकार जो भारत के संविधान में दिया गया है वो अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो 12 से 35 है। रट के याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछता है। अगला चीज एक और, भारत के मूल अधिकार जो है भाग 3 में रखा गया है तो इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है बाबू? मैग्ना कार्टा एक शब्द है जो फ्रेंच भाषा का है, लेकिन सबसे पहले प्रयोग किया गया था कहां पे? इंग्लैंड में किया गया था। तो इंग्लैंड में मजदूरों के लिए कुछ अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों को वहां मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसलिए यहां व्यक्तियों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं तो इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो पूछेगा कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है बाबू? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ में आई बात? चलिए, तो भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस देश से लिया गया था बाबू? ये इंग्लैंड का एक शब्द है। मूल रूप से फ्रांस का भाषा है, लेकिन इंग्लैंड में सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा शब्द प्रयोग किया गया था, तो इसलिए इसे कहा जाता है, भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ में आया? अब समझते हैं कि क्या मूल अधिकार को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है? नहीं समाप्त कर सकते हैं। न सरकार कर सकती है, न स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, न केंद्र सरकार कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि मूल अधिकार जब किसी के मूल अधिकार को दिक्कत कर देता है तो वहां पे कुछ कानून बनाए जाते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि निलंबित मूल अधिकार को कौन कर सकता है? निलंबित मतलब होता है सस्पेंड, यानी मूल अधिकार को समाप्त नहीं किया जाएगा, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है। कौन? और वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है। अगला कह रहा है प्रतिबंध। प्रतिबंध मतलब क्या होता है कि उसको कुछ हमेशा के लिए समाप्त कर देना, वो कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखे होंगे कि एक ट्रिपल तलाक था। क्या था?
ट्रिपल तलाक था। अब ट्रिपल तलाक में एक तलाक 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 यानी तलाक बिद्दत एक था जो क्या करता था, किसी महिला के मूल अधिकार का हनन करता था। तो यह पावर दिया गया कि इसको संसद को कि वह उसको क्या कर सकता है, प्रतिबंध कर सकता है। ट्रिपल तलाक क्या हो गया, बंद हो गया। तलाक नहीं समाप्त हुआ है, तलाक बिद्दत समाप्त हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है, मान लीजिए संसद में किसी सरकार की पूर्ण बहुमत हो और वो कह दे कि अब तुमको बोलने की आजादी ही नहीं है, प्रतिबंध लग गया, मूल अधिकार अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त कर दी जाती है, तब क्या होगा। संसद को एक पावर दिया गया है कि आप मूल अधिकार को समाप्त कर सकते हैं। तो संसद ने मान लीजिए कि आपके अभिव्यक्ति की आजादी या कोई अन्य मूल अधिकार को ही समाप्त कर दिया, तब क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में रक्षक बनाया गया है, भगवान बनाया गया, किसे, सर्वोच्च न्यायालय को, यानी किसको, सुप्रीम कोर्ट को, और उच्च न्यायालय को, किसको, हाई कोर्ट को। यह रक्षक है किसका, मूल अधिकार का रक्षक है बाबू। कौन, मूल अधिकार का रक्षक है कौन, आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। समझ में आ रही है बात कि अगर आपका कोई अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त की जाती है या कोई मूल अधिकार समाप्त कर देता है, संसद में कानून बना के समाप्त कर दिया जाता है, तो आप तुरंत पहुंच जाइए किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, और बोलिए, आप उससे डायरेक्टली बात करिए कि हमारा मूल अधिकार समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। तो उस पर उसका रक्षक माना जाता है मूल अधिकार का। चलिए अब समझते हैं कि मूल अधिकार कितने थे। तो बाबू मूल अधिकार कुल 7 थे। कितने थे, 7 थे। लेकिन वर्तमान में कितने रह गए हैं, 6 ही रह गए हैं। कितने, 6 रह गए। एक मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया, किसको, संपत्ति के अधिकार को बाबू क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो पूछेगा कि किस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो 7 में से एक मूल अधिकार समाप्त हो गया, तो कितने बचे बाबू, 6 बचे। तो 6 में यह भी पूछेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार को समाप्त किया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और किसमें रखा गया था, कानूनी अधिकार रखा गया था। कि कौन सा अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब वो मूल अधिकार नहीं होगा। अब वो किस में रखा गया, तो आर्टिकल में रखा गया। किस आर्टिकल में बाबू, 300A। किसमें, 300A। कहीं कहीं 300 क भी देता है, तो क और ए मतलब एक ही होता है। ये आर्टिकल 300 क में अथवा ए में रखा गया है, ठीक है। अब हम इसके बारे में समझेंगे कि जो 12 से 35 जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, इनके बारे में एक एक चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। 12 से लेके 35 तक पढ़े कि अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच, पहले 12 और 13 थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आगे 14 से लेके पूरे 35 तक हम पूरा अलग अलग चीजों को, 6 जो मूल अधिकार हैं उनको अलग अलग टॉपिक पे पढ़ेंगे। ये 12 और 13 थोड़ा समझ लेते हैं। 12 अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 ये कहता है कि मूल अधिकार की परिभाषा व्यक्त करता है। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि अनुच्छेद 12 यानी मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 क्या मतलब वर्णन है, तो अनुच्छेद 12 में वो क्या मूल अधिकार की परिभाषा व्यक्त करता है कि क्या है मूल अधिकार। मूल अधिकार कहता है कि स्टेट मतलब स्टेट कहा गया है, इसमें केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी और लोकल गवर्नमेंट को भी कहा है कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो उसके मूल अधिकारों का हनन करे। लेकिन यहाँ यह भी कहा गया है कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं कोई करेगा जो नियम के विरुद्ध हो। अब मान लीजिए जैसे लोकल गवर्नमेंट है, तो शहर में मान लीजिए एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट के जगह वाले एरिया में क्या होता है, तो लोकल गवर्नमेंट वहां पे अधिकार ये कहता है कि आप जो है कि घर नहीं बना सकते हैं 20 तल्ला, ठीक है। क्यों, क्योंकि जहाज उतरेगा तो घुस जाएगा आपके बेडरूमों में। तो यहां पे मूल अधिकार के तहत आप वहां पे लोकल गवर्नमेंट, ये नगर निगम का आदेश रहता है कि आप अपनी बिल्डिंग ऊंचा नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि जहाज उतरने में दिक्कत होगा। तो आप कहेंगे हमारा तो मूल अधिकार है। तो ऐसे जगहों पे कुछ जनता को सिस्टमैटिक ढंग से करने के लिए आप मूल अधिकार में कानून बना सकते हैं, जिससे मूल अधिकार के ऊपर कानून भी बनना जरूरी है, नहीं तो मतलब अराजकता आ जाएगी। तो यहां पे आप क्या करेंगे, मूल अधिकारों का हनन न हो। ये अनुच्छेद 12 कहता है कि मूल अधिकार की परिभाषा व्यक्त करता है। अब आते हैं अनुच्छेद 13 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 13 कहता है अल्पीकरण। अब इसको समझते हैं। जैसे संविधान था,
तो संविधान मूल अधिकार में यह कहता है कि किसी भी मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, और संविधान ये कहता है कि जो पहले के कानून बने हुए हैं वो कानून अभी भी वर्तमान में रहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन न हो। ठीक, और भविष्य में भी ऐसे कानून न बनाए जाएं कि जो उनके मूल अधिकारों का हनन न हो। अब देखो मतलब कितना सिस्टमेटिक ढंग से है कि पहले के कानून बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ट्रिपल तलाक जो शरीयत का कानून है, ठीक है, वो पहले से बना हुआ है, तो कह रहा कि ऐसा पहले का कानून हो तो वो वर्तमान में भी लागू रहेगा, लेकिन वो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन नहीं करेगा। अब जैसे पहले का कानून बना था ट्रिपल तलाक, वो पहले का कानून था, वो अभी भी था, लेकिन महिलाओं के मूल अधिकार का क्या कर रहा था, हनन कर रहा था। तो संसद ने क्या कर दिया, कानून बना दिया ट्रिपल तलाक पे, तलाक बिल पेश कर दिया और तलाक के बिद्दत क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तलाक अभी है लेकिन जो ट्रिपल तलाक था उसको समाप्त कर दिया। तो कह रहा है कि भविष्य में भी ऐसा कोई कानून न बने, जैसे भविष्य में मान लीजिए कह दिया कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी ही नहीं है, तब तो कोई बोल ही नहीं पाएगा। तो भविष्य में भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे कि जो आपके मूल अधिकार का क्या करता हो, हनन करता हो। तो आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 12 क्या करता है, मूल अधिकार की परिभाषा व्यक्त करता है। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण है, यानी आपके मूल अधिकार में जो कमियां होंगी उसको समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे ट्रिपल तलाक था तो तलाक अभी भी है, जो 2 तलाक हैं वो तलाक ए हसन, तलाक अहसन, वो अभी भी हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपके मूल अधिकार में। लेकिन तलाक ए बिद्दत जो था, जो ट्रिपल तलाक के नाम से जाना जाता था, वो हनन करता था। तो जब हनन करता था तो महिलाओं का उत्पीड़न होता था। अब 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, समाप्त हो जाता था। तो संसद ने उसको क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो संसद के पास कानून था, अब वो कानून खत्म हो गया, और भविष्य में भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे कि जो किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का क्या करता हो, हनन करता हो। आगे हम समझेंगे कि अनुच्छेद 14 से लेकर जो 6 मूल अधिकार हमारे दिए गए हैं हम किसी भी व्यक्ति को, वो कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स या मूल या मौलिक अधिकार में अनुच्छेदों को देख लेते हैं कि भाई 6 जो मूल अधिकार दिए गए हैं और जो समाप्त किया गया वो आर्टिकल कितने से कितने में है। तो सारे अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं मूल अधिकार। इन सबको थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि एक एक मूल अधिकार पे हम लोग पूरे व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला देखते हैं समानता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है मूल अधिकार में 25 से 28 के बीच, और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 के बीच, और संपत्ति का अधिकार इसे ही क्या किया गया है बाबू, इसको खत्म कर दिया गया है। तो अब ये 7 कुल हैं, पहले 7 थे, शुरू में ही बताए थे, एक समाप्त कर दिया गया, कौन, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ये कितने में था, अनुच्छेद 31 में था। अब वह मूल अधिकार से खत्म करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे आर्टिकल 3A अथवा क में रखा गया, ठीक है। और 7वां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो क्या है, अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था कि संविधान की आत्मा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। अगर पूछ दे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और अगर इस टाइप से पूछ दे कि अनुच्छेद कितने को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32 को, ठीक, ये याद कर लीजिए। अब सबसे पहले आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच का पढ़ेंगे। एक अनुच्छेद का पढ़ेंगे, कौन सा, समानता का या समता का अधिकार। 14 से 18 पढ़ेंगे कि क्या है इसमें 14 से 18। तो देखिए 14 से 18 समानता या समता का अधिकार। तो अनुच्छेद पहले 14 पढ़ते हैं। तो बाबू 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 14 में है। अब ये विधि के समान समक्ष समानता क्या है कि विधि मतलब होता है कानून, कानून के समक्ष सब लोगों को समानता दिया जाता है। लेकिन एक प्रश्न यहां से उठता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर तो मान लीजिए कोई क्राइम कर दिए तो फिर उनके ऊपर तो किसी कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास अनुच्छेद 71 के तहत अपनी सजा को वो क्या कर लेगा,
माफ कर लेगा, क्षमादान की शक्ति है। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया तो उसके पास पावर है कि अनुच्छेद 71 के तहत वो अपने सजा को क्या कर लेगा, माफ कर लेगा। लेकिन यहां भी एक कानून बना है कि फिर कानून बना कि विधि के समक्ष समानता को कायम रखने के लिए, ये इस पे बड़ी चर्चा हुई तो इसको ये रखा गया कि बाद में चल के जब वो 5 वर्ष बाद जैसे अपने पद से उठेंगे, यानी खत्म होगा कार्यकाल, उनके ऊपर तुरंत क्या कर दिया जाएगा, मुकदमा चला के उनको सजा दे दिया जाएगा। बात समझ में आई? तो विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म जाति लिंग जन्म स्थान पे विभेद पर निषेध। यानी अगर कोई भारतीय नागरिक है तो उसका मूल अधिकार है कि वो भारत में कहीं भ्रमण करता है तो उसके धर्म को लेके, मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है, सिख धर्म का है, ईसाई धर्म का है, तो आपस में विभेद नहीं करेगा, यानी ऊंच नीच की भावना नहीं रहेगी। जाति के धर्म पे, जाति मतलब कोई उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है, तो उस पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, भारत में ये बहुत ही मतलब खराब परंपरा रही है। एक परंपरा थी, मतलब एक दक्षिण भारत में एक परंपरा थी कि औरतों को चेस्ट, अपना स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, और वो टैक्स ऐसा था कि जिस औरत का स्तन बड़ा होता था उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, और जिस औरत का स्तन छोटा होता था उसको कम टैक्स देना पड़ता था। और अगर टैक्स नहीं देते हैं तो आपको अपने चेस्ट को खुला रखना है, यानी नंगे रहना है। ये मतलब प्राचीन में बहुत कुरीतियां थी, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये सब मतलब बहुत ज्यादा जातीय भेदभाव था। तो किसी को जाति के आधार पे उसे समाप्त कर दिया गया। जाति के आधार पे लिंग, यानी कोई महिला है, पुरुष है, या फिर और कोई लिंग का है, तो या उसके जन्म स्थान पे कोई जन्म स्थान है कहीं, वो मान लीजिए केरला का है, पंजाब का है, कहीं और आया, तो उसके साथ आप कोई विभेद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे कानून धाराएं बनी हुई हैं, उस धाराओं के तहत पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। जैसे आपको किसी को जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकते हैं, किसी को कुछ धार्मिक चीजों पे प्रहार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या होता है बाबू, कि सरकारी जॉब जो भी निकलेगा, मतलब सरकारी नौकरियां निकलेगी तो वो सबके लिए अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू के लिए हो जाएगा, मुस्लिम के लिए नहीं होगा, या फिर हिंदुओं में ओबीसी के लिए केवल आएगा तो जनरल के लोग नहीं जाएंगे, या जनरल ही केवल होंगे, ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं होंगे। इसीलिए जब कोई वैकेंसी आती है तो उसमें जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, इन सब के लिए क्या होता है, क्राइटेरिया लगा होता है। वो किसके तहत लगता है, आपके मूल अधिकार अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन की अवसर की समानता होती है। अगला जो बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत। भारत में छुआछूत की बीमारी बहुत प्राचीन काल से है। अब धीरे धीरे करके जब संविधान में सबको ये मूल अधिकार दिए गए, ये सब आपको पावर दिया गया, तब जाके धीरे धीरे छुआछूत अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये अस्पृश्यता का अंत मतलब कि छुआछूत की भावना का अंत है। आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, छुआछूत का मतलब ये होता है जैसे कोई भी गंभीर बीमारी है तो वहां पे आप छुआछूत की भावना कर, जैसे टीबी पेशेंट है या फिर कोई और है जहां पे संक्रमण वाली बीमारी है, तो वहां छुआछूत की भावना हो सकती है। लेकिन किसी के जाति धर्म या जाति के आधार पर छुआछूत की भावना हो तो वो गलत है, उसके लिए प्रावधान बना हुआ कि आपको जेल हो सकती है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद कितने में है, तो 17 में है। या ऐसे पूछेगा कि अनुच्छेद 17 में किसका प्रावधान है, तो अस्पृश्यता का अंत है। अगला उपाधियों का अंत। उपाधियां मतलब समझते हैं, यानी कि कोई आपको सम्मान दिया गया है, कोई जैसे पुरस्कार दिया गया है और इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार है, तो बिना भारत के राष्ट्रपति के अनुमति के बिना आप किसी वर्ल्ड के किसी देश से पुरस्कार देश में रह के नहीं ले सकते हैं। उसके लिए भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा, और वो परमिशन मिलने के बाद ही आप किसी देश के किसी पुरस्कार को या उपाधियों को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आज पूछेगा कि उपाधियों का अंत अनुच्छेद कितने में है, 18 में है। तो यहां से इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, इन सब को रट के याद कर लीजिएगा। कभी कभी दे देता है, बड़े एग्जामों में दे देता है, एक तरफ दे देगा आर्टिकल और एक तरफ दे देगा उनका ये जो दिया हुआ है मिलान करने वाला। तो याद रहेगा कि 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, 15 में धर्म जाति लिंग जन्म स्थान पे कोई विभेद नहीं करेगा, 16 में लोक नियोजन अवसर की समानता यानी सरकारी नौकरी में सबको समानता दी जाए, और अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत 17 में, और 18 में उपाधियों का अंत। तो ये था दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच समता या समानता का अधिकार
अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। और दोस्तों, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लोग तैयारी कर रहे हैं, प्लीज इस चैनल को तैयारी करने वाले बच्चों के पास भेजिए, क्योंकि अभी ये चैनल जो है तैयारी करने वाले बच्चों के पास नहीं गया है, तो इसका लाभ वो लोग भी उठाएं। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।